सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपकी पवन सीरीज के प्रश्न है और इनको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहानी का महत्व लिखिए। यानी कि बच्चों को जो हम कहानियां सुनाते हैं, ऐसे छोटे बच्चों की बात करें, अगर हम क्लास 1 to 5 की बात करें, तो बच्चों को अगर आप कहानी सुनाओ, आप खुद देखोगे क्लास में अगर आप कोई कहानी सुनाना शुरू करते हो, सारे बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं और बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। चाहे वो कछुए और खरगोश की कहानी हो या फिर किसी जंगल के शेर की कहानी हो, कोई भी कहानी आप सुनाते हो तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के ध्यान से सुनते हैं। इससे होता क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनके ज्ञान का विकास होता है, वो सोचने समझने की जो क्षमता होती है और बढ़ती है। बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते हो, बच्चे उसका आंसर भी करते हैं। तो कहानी का जो महत्व है वो देखिए, यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, सोचने समझने की, इमेजिन करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, तो कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। इस तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो उसका रीजन है, देखिए, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी का है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। ठीक है, इस वजह से बच्चों को ये कहानियां पसंद आती हैं। कोई भी कहानी जब बच्चों को हम सुनाते हैं, खासकर छोटे बच्चों की आप किताबें देखिए, वो रंगीन होती हैं, उसमें चित्र बने होते हैं ढेर सारे। तो बच्चों को कहानियां पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई में ये पात्र ऐसा ही है जो उन्हें दिखता है। जैसे कि बच्चों को जो कार्टून होता है वो क्यों पसंद होता है, कोई कोई कैरेक्टर है, छोटा भीम है, कोई डोरेमोन है, तो उसका रीजन यही है कि वो कहानियों में उनको देखते हैं और एक पूरा का पूरा एक एपिसोड देखिए, अब बच्चे देख करके खत्म कर देते हैं, वो एक कहानी की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से कहानियां जो होती है उसमें सजीव चित्रण होता है और बच्चे उसको देख करके इंटरेस्ट लेते हैं। तो चाहे सुनना हो या सुनाना हो कहानियां, एक तरीके से दोनों में ही मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो प्रमुख कौशल यही होना चाहिए कि कहानी में कौतूहल बना रहे। कौतूहल मतलब कि बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा रहे कि अब क्या होगा, अब क्या आगे क्या होने वाला है कहानी में। ये जो है उत्सुकता या कौतूहल बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे, और ये तरीके से कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो जो ध्वनि होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, और इन ध्वनियों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या वर्णों के मेल को भी हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को भी हम शब्द ही कहते हैं। तो अगर आप ये भी लिखोगे आप अगर आंसर में, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे। यानी कि शिक्षण कार्य में वही विधि सबसे अच्छी होती है जिसमें एक तरीके से शिक्षक और बच्चे दोनों ही इन्वॉल्व रहें और बच्चे अच्छे से उसको पढ़े। यानी कि करके सीखने की विधि एक तरीके से सबसे अच्छी विधि मानी जाती है गतिविधियों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि जो बच्चा है वो स्कूल में कोई जब बाल सभा हो रही है तो वो अपने भावों को, विचारों को कविता कहानी के माध्यम से कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा है। विद्यालय की पत्रिका में वो कुछ अपना लिख करके कोई योगदान दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। विद्यालय में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हो रही है, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्कूल का एनुअल फंक्शन है, बच्चे को उसमें रुचि है कि नहीं करने की। यानी कि ये सभी चीजें क्या है,
बच्चे की गतिविधि का मूल्यांकन करने में एक तरीके से आधार होती है मूल्यांकन करने का, कि बच्चा इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा तो कितने अच्छे से कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। यानी कि जब कोई कविता, दोहा, छंद ये सब आप पढ़ते हो तो उसमें गति होती है, लय होता है, छंद होता है। कोई दोहा हम पढ़ करके उसको सुनाते हैं, ठीक है, तो उसमें गति, लय, छंद, तरीके से अलंकार, इन सब का प्रयोग होता है। लेकिन जो गद्य होता है, जैसे कि यहाँ पर हम गद्य ही पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं वो गद्य में ही पढ़ रहे हैं, तो गद्य में लय का कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना छंदबद्ध होती है, रस, छंद, अलंकार सब उसमें होते हैं। ठीक है। लेकिन गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता, रस, छंद, अलंकार लगा करके यहाँ पर हम हिंदी में कोई कहानी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, कोई छंद पढ़ते हैं, तो उसमें इन सब का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गद्य का अर्थ लिखिए। तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम गद्य ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई सुर, ताल, लय हम मिला करके नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला यही है कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, फिर है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, फिर है मुहावरों, लोकोक्तियों, सुक्तियों आदि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत मतलब तेजी से पढ़ना, द्रुत पाठ मतलब पढ़ना, द्रुत मतलब तेजी से। तो द्रुत पाठ का अर्थ हुआ शीघ्रता से या तेजी से पढ़ना, यानी कि कोई भी चीज लिखी हुई है उसको बहुत फास्ट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, वो अपने घर वालों से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से अगर हम कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी अभिव्यक्ति है। हम अपने अंदर की बातों को या हमारे जो भाव हैं उनको हम व्यक्त कर रहे हैं, तो इसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है और वही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अभिव्यक्ति का जो अर्थ होता है वो अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना, किस रूप में, वाणी के रूप में प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति में देखिए विचार विमर्श, वार्तालाप यानी कि बातचीत, वाद विवाद, चर्चा पर चर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन विधि इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। तो हम अपने भावों को, विचारों को या तो लिख करके प्रकट करते हैं या तो मुख से बोल करके प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति में हम अपने भावों को, विचारों को लिख करके, यानी कि सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण लेखन, आख्या लेखन आदि के माध्यम से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। तो जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होना ही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो अक्षर मिलकर ही शब्द का रूप लेते हैं, जैसे कि क अक्षर, म अक्षर और ल अक्षर मिलकर के क्या हो जाते हैं, कमल हो जाता है। 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम ही वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण दीजिए। तो जो शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो याद रखिएगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मर में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, अमर। क्रमण में अगर हम अति जोड़ दें आगे तो ये अतिक्रमण
नैतिक में अ जोड़ दें तो अनैतिक, आलय में न्याय जोड़ दें तो न्यायालय। इस तरीके से जो शब्दांश होते हैं उपसर्ग, ये किसी अक्षर किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के बाद हट लग जाने से कड़ुवाहट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। यानी कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब कोई एक शब्द बन जाता है तो वही सामासिक पद, यानी कि समास को हम संक्षेप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को मिला करके संक्षेप या छोटा बना देता है। ठीक है, जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, समास कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार का दिया हुआ है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इसके अलावा द्विगु समास भी होता है, आपको पता है, और कर्मधारय समास भी होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। इस तरह से भी अगर आप लिख दोगे तो भी आंसर सही होगा। तो वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्नान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगर आपकी बुक में बात करें हम तो 3 प्रकार की दिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। देखिए 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, क्रिया के भेद बताइए। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, तो अगर कर्म के आधार पर हम देखें तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर यहाँ पर क्रिया के भेद पूछ रहा है, तो ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशेषण की परिभाषा और भेद लिखिए। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है, या संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिंग की परिभाषा दीजिए। तो शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग होते हैं या तो स्त्रीलिंग होते हैं। तो हिंदी में लिंग भी 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। लाउड और ओरल रीडिंग, और मौन वाचन को हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, जो कथा सुनाते हैं, या कोई कथा, श्रीमद् भागवत कथा कोई कह रहा है, रामायण कोई कह रहा है, तो वो सुना रहा है, बाकी सब लोग श्रोता है, वो सुन रहे हैं।
बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ दूसरे पाठ का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। ठीक है, तो ये भी सस्वर वाचन ही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना, ऑलरेडी जिसे साइलेंट रीडिंग कहते हैं, यानी कि आपके आसपास वाले उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिना आवाज या शोर किए आप कोई किताब पढ़ रहे हो। तो मौन वाचन का अर्थ है मौन वाचन का अर्थ स्वयं में ही स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, ही मौन वाचन है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। सस्वर वाचन में हमें बोल बोल करके पढ़ना होता है और ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए सही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े क्लास में जाते हैं, जो मौन वाचन है वो हमें सिखाया जाता है, ताकि हाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास के बच्चे या जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय याद रखिएगा, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 40 है, पद क्रम का क्या अर्थ है। शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को ही हम पद क्रम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, ये एक सही क्रम है। ठीक है, अब अगर इसको कहें राम जाता है बाजार, तो ये क्रम क्या है, उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। तो वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। या एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यूह का विलोम शब्द क्या है। तो व्यूह का विलोम निव्यूह अथवा अव्यूह होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, अनिश्चयवाचक वाक्य, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों, मैंने कहा होगा ये एक संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना ही लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पूरा बहुत सारा वाक्य लिख दिया गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है। तो चक्रपाणी या चक्रधारी या चक्रधर, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्युत्पन्न मति, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, प्रत्युत्पन्न मति। क्वेश्चन नंबर 48 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंधी का तत्सम शब्द क्या है। तो कंकतिया या कड़कती। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो आदित्य का। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पार्ट में। अब इसके बाद सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आपको वहां पर सेकेंड सेमेस्टर का सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएगा। अलग से आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग जरूर जा करके वहां पर एक तरीके से कोर्स को ले लीजिए दोस्तों। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय